आपकी पाठ्यपुस्तक भूगोल के पाठ 4 की जलवायु की वर्कशीट ऋतुओं के भाग 2 मानसून के आगमन के बारे में अभी पार्ट 1 में बताया गया था, जिसमें कि आपका पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अभी हम पहले पॉइंट के बारे में एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं दोबारा से। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब गर्भ की स्थिति बन जाती है। उत्तरी मैदानों में भारत की क्या है, बीच में से भारत के क्या गई है, कर्क रेखा गई है। अब कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वो कौन सी तारीख को पड़ेंगी, 21 जून को पड़ेंगी। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर जब किरणें सीधी पड़ेंगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रेशर यानी कि वायुदाब घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वायुदाब घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में उच्च तापमान के कारण, इसने क्या कहा, उच्च तापमान के कारण निम्न दाब प्रेशर कम की स्थिति आ जाती है। ये मैंने अभी आपको बताया। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। दक्षिणी समुद्र के कारण, समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण, इस पॉइंट में इसने क्या बताया आपको, उसी पॉइंट का उल्टा। कम तापमान तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। वहीं दक्षिणी समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए क्या होता है कि समुद्र से जो पवनें होती हैं वो नमी युक्त दक्षिण पश्चिम पवनें स्थल भाग की ओर बहना शुरू कर देती हैं। अब ये दक्षिण पश्चिम ये वाला भाग हो गया जो कि केरल का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश भी अधिक होती है। तो क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी पवनें क्या होती हैं, स्थल की ओर बहना शुरू कर देती हैं, स्थल यानी कि भूमि की तरफ। प्रारंभ में, शुरुआत में क्या होता है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट ये वाला घाट कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट, और ये वाला घाट कौन सा घाट है, पूर्वी घाट। ठीक है, प्रारंभ में पश्चिम घाट के दक्षिणी छोर। अब ये पश्चिमी घाट तो ये हो गया, तो इसका दक्षिण का छोर कौन सा हुआ, यही तो हुआ, क्योंकि साउथ दिशा ये है तो पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम से चलते हुए जब हम दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पश्चिमी घाट का दक्षिणी छोर होगा। वहाँ पर पवन के सामने वाले भाग में ये नमयुक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं, और वो भारी वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, केरल में होती है, क्योंकि वो दक्षिण के पश्चिमी घाट के दक्षिणी दिशा की तरफ स्थित है। और फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग कौन सा होता है, अरब सागर शाखा, और दूसरा भाग है आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा में जो हिस्सा आता है वो ये वाला आता है अरब सागर का, और ये है बंगाल की खाड़ी। इसे आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। पश्चिम बंगाल यहाँ पर है तो इसलिए कि बंगाल इधर है तो बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ अरब सागर। आसान तरीका है याद रखने का। धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित कर लेती हैं। आच्छादित करने का मतलब होता है ढक लेती हैं। मानचित्र में तिथि के अनुसार देश में मानसून के आगमन को समझिए। वो मैंने अभी आपको बताया था कि देश में कौन सी डेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मानसून आते हैं। अगर हम मानसून की बात करें तो 1 जून को ये केरल में बरसात शुरू हो जाती है, और 5 जून तक ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु तक वर्षा कर देते हैं। 1 जून से यहाँ पर, और 5 जून तक ये पूरी वर्षा हो गई। इसके बाद जैसे 10 जून आएगा, ये मुंबई, बिहार से होते हुए ऊपर की तरफ ये हवाएं चली जाती हैं या वर्षा करती चली जाती हैं पवनें। 15 जून तक आते आती है गुजरात, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये पवनें चली जाती हैं, नेपाल में चली जाती हैं। उसके बाद 1 जुलाई आते आते क्या होगा, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब में चली जाएंगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ये पवनें चली जाएंगी।
ऊपर की तरफ। तरह से। और अगर उसके बंगाल की बाद खाड़ी की बात गुजरात करें, और पंजाब जाते हुए ये कहाँ चली जाएंगी? पाकिस्तान में चली जाएंगी। ठीक है, 15 जुलाई के बाद, 15 जून को, और इस तरह से पाकिस्तान में चली जाएंगी। और अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये क्या करेंगी? 1 जून को मेघालय मणिपुर होते हुए ये कहाँ चली जाएंगी? म्यांमार की तरफ चली जाएंगी। और 5 जून को ये बांग्लादेश होते हुए नेपाल निकल जाएंगी। इस तरीके से ये पूरे भारत में वर्षा करती हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों व द्वीप समूहों में होती है। अब भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से कौन से हैं? भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से हैं ये वाली 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि उत्तर से पूर्व की तरफ के हिस्से हैं, इसलिए इन्हें उत्तर पूर्वी हिस्से कहा गया। और द्वीप समूह में होती है। द्वीप कौन कौन से हैं? एक तो ये जो लक्षद्वीप है, और ये इधर की तरफ ये जो द्वीप हैं, इन सब में क्या होती है? भारी वर्षा होती है। मेघालय स्थित मासिनराम विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि ये कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप क्या लिखेंगे उसका आंसर? मासिनराम। बच्चों, ये जो मासिनराम है, ये मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती। जो खासी पहाड़ी है वहाँ पे एक पठार है शिलोंग, और शिलोंग पठार पे मासिनराम जगह है। मासिनराम वो जगह है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर पेपर में आता है कि विश्व में किस जगह पर सबसे अधिक वर्षा होती है तो मासिनराम लिखना है। और अगर ये आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तब भी क्या लिखना है? मासिनराम ही लिखना है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें कि दिया गया है वर्षा में विराम। विराम का मतलब आप समझते हो, ब्रेक या गैप या अंतराल। वर्षा में विराम मानसून से संबंधित एक अन्य ऐसी परिघटना है जिसमें वर्षा रहित अंतराल भी हो, यानी कि जिस टाइम पर वर्षा नहीं होती, जो मानसूनी गर्त यानी कि निम्न दाब के अक्ष से खिसकने के कारण होते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर अधिक होगा। निम्न दाब के अक्ष के खिसकने के कारण होते हैं। क्या हो जाता है फिर? वहाँ से वो अपने अक्ष से खिसक जाते हैं। ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित होते हैं। और जो मैदानी इलाके हैं वो कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं? सारे के सारे अक्ष यहाँ से शिफ्ट होकर के हिमालय के भाग में चले जाते हैं। पहले तो मैदानी इलाकों में होते हैं ये, और फिर धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? हिमालय के भागों में चले जाते हैं। ये कौन से हिस्से हैं? हिमालय के हिस्से हैं। यहाँ पर जो हवाओं में पानी होता है वो स्नोफॉल या बर्फ़ के रूप में निकलता है। अगला पॉइंट है आपका कि अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है। अक्ष की उपस्थिति कैसे वर्षा सुनिश्चित करती है? कि जहाँ पर सूर्य होगा और सूर्य की जो किरणें होंगी वो जिस एरिया में लंबवत पड़ेंगी वहाँ पर वर्षा होगी। और जिस एरिया में मान लो नीचे की तरफ का कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है, ये सारा हिस्सा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। यानी कि जहाँ पर सूर्य होगा, कहाँ? जहाँ पर सूर्य होगा वो उसकी किरणें अगर लंबवत पड़ेंगी तो उस एरिया में क्या होगी? वर्षा होगी। और जिस एरिया में किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी वहाँ पर वर्षा नहीं होगी। अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है, जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है। जो मैंने आपको ये बताया, जिधर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी उधर ही वर्षा होगी, बाकी जगह क्या होगी? वर्षा नहीं होगी, यानी कि शुष्कता लाएगी। अगले पॉइंट में ये दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसून की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे
में आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। जो हमारी पृथ्वी है ये इसके बीच में विषुवतीय रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये सब क्या है, हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये सारा का सारा हमारा, ठीक है। और इसमें निम्न दाब की तीव्रता यानी कि लो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा और आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी बार बार किसी चीज़ का होना भी मानसूनी वर्षा की मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को एवं समय को निर्धारित करती है, यानी कि उस टाइम को कि किस टाइम पर वर्षा होगी और कितनी मात्रा में होगी। ये सब किस पर निर्भर करता है, लो प्रेशर पे, और उसकी स्पीड कितनी है, लो प्रेशर की तीव्रता और उसकी फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा और जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसी हिसाब से वर्षा की मात्रा और समय का निर्धारण होगा। यही कारण है कि अगर एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में कई बार सूखा भी पड़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार किसी स्टेट में बाढ़ आई हुई होती है और दूसरी स्टेट में बरसात ही नहीं होती, जो कि इसका मुख्य कारण